हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की कार्यपत्रक नंबर 62 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे रस सिद्धांत के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 2 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और बच्चों आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है रस। तो रस का पहले मैं आपको शाब्दिक अर्थ बता दूं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, आनंद की प्राप्ति करना ही रस कहलाता है। अब बच्चों, आनंद की प्राप्ति हमें कब होती है? जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है, या उसे लिखते हैं, तो उससे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और बच्चों, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जो काव्य होता है उसकी आत्मा कहा जाता है रस को। बच्चों, प्राचीन समय में भारतवर्ष में रस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मान लीजिए आप कविता पढ़ते हैं और कविता में रस की अनुभूति नहीं होती, आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो क्या आपको वो कविता पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। अगर हम कोई नाटक देखते हैं या सुनते हैं या उसका अभिनय देखते हैं तो बच्चों हमें आनंद की अनुभूति होती है। और अगर ऐसा नाटक जिससे कि आनंद की अनुभूति नहीं हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हुआ? रस की प्राप्ति, मतलब आनंद की प्राप्ति। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है इसमें हम हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे रस, जो कि व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम व्याकरण मतलब साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति महसूस होती है। बच्चों, अब तक आपने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। तो बच्चों, रस की हमें यहाँ परिभाषा मिली कि काव्य साहित्य को पढ़ने, काव्य या साहित्य, ये ऑब्लिक होता है बच्चों, इसका मतलब है दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, काव्य को पढ़ते हैं या हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। बच्चों, ये हुई हमारी रस की परिभाषा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि रस उत्पत्ति को या उसकी परिभाषा को लेकर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था भरत मुनि ने। रस की जो उत्पत्ति है वो किसने दी थी? उसकी परिभाषा सबसे पहले भरत मुनि ने दी थी। और उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया था। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, जो भरत मुनि के अनुसार हैं। नाट्य शास्त्र में जो उनकी बुक है नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो रसों की संख्या मानी गई है वो 9 मानी गई है। ठीक है, ये तो भरत मुनि के अनुसार है, लेकिन व्याकरण में 9 मानी गई है। और अगर हम आज के समय में देखें, जो आज के समय में आपको व्याकरण पढ़ाई जाती है, तो बच्चों उसमें रसों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक है, तो अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाता है पेपर में तो आप कितने बताएंगे? 8 बताएंगे। ठीक है, और अगर साहित्य में पूछा जाता है कि कितने रस हैं तो 9 हैं। और अगर आधुनिक व्याकरण के अनुसार पूछा जाए तो कितने रस होते हैं बच्चों? 11 रस हैं। आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था 11 रस हैं और 11 ही उनके स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, रस के अंग, रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं रस के? रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बच्चों, ये हैं रस के अंग। और अगर रस के प्रकार कहे जाएं तो कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार हैं। मैं आपको 11 प्रकार के नाम बता देती हूँ। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस और बताती हूँ आपको शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो ये हैं 11 रस। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद चलते हैं। ये अभी मैंने रस के प्रकार बताए हैं। अभी वर्कशीट में आपके में प्रकार नहीं दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ अंग बताए गए हैं। तो रस के अंग कितने हैं? 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव।
अब हम इन चारों अंगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है स्थायी भाव। तो देखिए, ये वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है। जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। दूसरा अंग है रस का विभाव। पहला अंग कौन सा है? स्थायी भाव। दूसरा है विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हैं, उद्बोधक मतलब उत्पन्न करने वाले जो कारण होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलम्बन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव होता है जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको फोकस करना है। आलम्बन विभाव के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। पहला है आश्रयालम्बन, जिसे आश्रय भी कहा जाता है, और दूसरा होता है विषयालंबन, जिसे विषय भी कहा जाता है। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। किसके मन में भाव जगे हैं? राम के में, तो राम क्या हो गए? आश्रय। और किसके कारण जगे थे? सीता के कारण, तो सीता कौन हो गई? विषय। तो ये हुए बच्चों विभाव के दोनों भाग प्रकार। तीसरा पॉइंट है उद्दीपन विभाव। ठीक है, चौथा है उद्दीपन विभाव। तीसरा था ये आलम्बन विभाव, दूसरा था विभाव। ठीक है, चौथा है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, तो यहाँ पर किसको बताया गया उद्दीपन विभाव? वस्तुओं को या परिस्थितियों को। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन मतलब कोयल का कूकना, ये एक परिस्थिति बन जाती है ना। एकांत स्थल, ये भी एक परिस्थिति हो गई। रमणीय उद्यान, रमणीय मतलब बहुत ही आकर्षक बाग बगीचा। नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं उद्दीपन विभाव। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर रस के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब बहुत ही सरल प्रश्न दिए गए हैं, पढ़ते हैं और उनके उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, रस किसे कहा गया है? तो बच्चों रस किसे कहते हैं? तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर, आंसर नंबर 1। ठीक है, काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ये है हमारे पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न है, रस के 4 अंग कौन से होते हैं? तो बच्चों रस के 4 अंग कौन से होते हैं? यहाँ से आप लिखेंगे आंसर नंबर 2। रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। तो इस तरह से रस के ये 4 भाग होते हैं, जिन्हें भाग भी कहा जा सकता है, अंग भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है बच्चों? जब 9 रस बताए गए हैं तो स्थायी भावों की संख्या भी 9 होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विभाव किसे कहा गया है? यह कितने प्रकार का होता है? तो विभाव किसे कहा गया है? तो देखिए बच्चों, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं और विभाव 2 प्रकार का होता है। आंसर नंबर 4। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर नंबर 4। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है,
आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। और इसमें आप उदाहरण भी लिखेंगे। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। तो ये हुआ आपका आंसर नंबर 5। ठीक है, 5th प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद बच्चों, रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में बातचीत कीजिए। तो अभी हमने रस के बारे में बहुत सारी बातें आपको डिटेल में बताई थी, तो आप वो सभी बातें उसमें लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे तो इस तरह से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हो जाएंगे। उसमें आप रस के प्रकार भी लिखेंगे, कौन कौन से होते हैं। मैंने अभी आपको 11 प्रकार बताए थे, तो आप उनके बारे में भी लिखेंगे, उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बातचीत भी करना इस टॉपिक पर। और बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।